नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स विद संदीप आनंद सेशन नंबर 46। आज है सोमवार 13 जुलाई। यह सेशन हम सभी के लिए इंटरनेट पे फ्री उपलब्ध करा रहे हैं। बीच बीच में हमारी सीरीज का एक एक सेशन हम फ्री भी देते हैं। बाकी सारे हमारे मेंबर्स के लिए लेवल 3 में ही उपलब्ध है। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और सारे सेशंस का पूरा पूरा लाभ लीजिए। आइए आज का काम शुरू करते हैं। आज के हमारे 10 टॉपिक्स आपके सामने 360 डिग्री कवरेज लगातार हफ्ते में 3 बार चल रहा है। 46 सेशन पर हम आ गए हैं और यह सेशन सबके लिए फ्री है। ग्लोबल इकोनॉमी में बात करेंगे जर्मन कार मेकिंग इन क्राइसिस। कहां तो इनका एक सोने का सिक्का दुनिया में चलता था और मिडिल लेवल की कंपनीज, मीडियम स्तर की कंपनियां, टॉप कंपनियां मिलकर दुनिया में एक अनबीटेबल ऑटोमोबाइल क्लस्टर था जर्मनी का। पिछले 10 सालों में चाइना ने न केवल इनके एक्सपोर्ट्स को टक्कर दी, बराबरी कर ली, बल्कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और आज जर्मनी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस कर रहा है। यह एक अभूतपूर्व, अप्रत्याशित और भयानक घटना है। तो ऐसा कैसे हो गया? चाइना ने कैसे पटकनी दे दी? इस चीज को हम समझेंगे। जर्मनी में अभी क्या डर चल रहा है। इंडियन इकोनॉमी, भारत ने यूरेनियम की जो ऑस्ट्रेलिया से डील हुई है वो कैसे की, इसको समझेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी में देखेंगे एल नीनो अभी कहां तक पहुंचा। ऑलरेडी बारिश 15, 20, 25, 30% की कमी पे चली रही है मॉनसून की। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परसेंटेज है और वो और इंटेंसिफाई होने की अभी घबराहट है। साइंस और टेक्नोलॉजी में देखेंगे कैसे चाइना ने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च करके साबित कर दिया कि वो स्पेसएक्स को भी उसी तरह चुनौती दे सकता है जैसे उसके एलएलएम ने, ओपन सोर्स ने, डीप सी के अलग अलग मॉडल्स ने अमेरिकन क्लोज सोर्स एलएलएम्स को टक्कर दी। और ये स्पेसएक्स के लिए काफी बुरी खबर है, क्योंकि अगर चाइना का रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम सस्ते दरों पे बहुत अच्छे से आ गया तो स्पेसएक्स के सबसे बड़े इस यूएसपी को चाइना इवेंचुअली 1-2 साल में भी भयानक झटका दे सकता है। मेजर बिल्स बिफोर द मॉनसून सेशन। सरकार इस बार के मॉनसून सेशन में कुछ बहुत युगांतकारी बिल्स लाने की तैयारी में, ऐसी खबरें हैं, देखेंगे। ग्लोबल पॉलिटी में देखेंगे अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बूम बूम शाकालाका शुरू हो गया। ये इसको मारेगा, वो उसको मारेगा। ऐसा लग रहा है इन्होंने तय कर लिया हर 4 महीने में एक बार हम मारेंगे और उसके बाद फिर शांति, फिर एक दूसरे को मारेंगे, फिर शांति। दरअसल इस बार की लड़ाई क्यों शुरू हुई, क्या हुई, वो भी जानेंगे। इसके ऊपर आज की मेरी ग्लोबल अफेयर्स की प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 65 इशू हो गया, 20 मिनट का, पेनरोज स्टेयर्स एंड डोनाल्ड ट्रंप। पूरा देखना, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट भी जरूर करते चलना। दुनिया भर में बच्चों का सोशल मीडिया पे बैन, ये कानून बनने शुरू हो गए हैं। तो क्या भारत भी ऐसा कानून बनाएगा, देखेंगे। भारत में पुलिस स्टेशन में होने वाली मौतें, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक दलित की मौत का बहुत ही लोमहर्षक मामला आया है, देखेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अचानक से और तेज हो गया और इस बीच एक बहुत अजीबोगरीब खबर आई, लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई। तो ये व्यक्ति कौन था और इसकी मौत बड़ी खबर क्यों बनी, अभी बताऊंगा, आते हैं उसके ऊपर। और फाइनली एआई में फ्रंटियर मॉडल की रेस में नए नए मॉडल्स अचानक से आपस में भिड़ गए और इस बार ओपन एआई आगे जाता दिख रहा है, जिस वजह से क्लॉड और एंथ्रोपिक को अपनी लिमिट्स 1-2 हफ्ते और फ्री करनी आगे पड़ रही हैं। और इस बीच ग्रॉक चैलेंज कर रहा है क्लॉड को। तो ये पूरा का पूरा ग्रॉक, क्लॉड और चैट जीपीटी के नए मॉडल सॉल्व वगैरह की जो भयानक लड़ाई चल रही है, ये हम आपको बताएंगे कि कैसे फ्रंटियर मॉडल में खूनी लड़ाई छिड़ी हुई है भैया। और वो खूनी लड़ाई है ना टोकन्स की लड़ाई। एनीवे दोस्तों, आप सभी को पता है हमने हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज का बहुत ही अद्भुत ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल भी जारी कर दिया है। हमने हमारे सारे मेंबर्स के लिए बनाया है और जो हमारे नॉन मेंबर्स हैं, जो आज हमें इंटरनेट पे ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको भी हम इसका एक लाइव डेमो अभी दे देते हैं। और इसमें एंट्री का जो पासवर्ड है, जब आप इस साइट को, ये लिंक नीचे दी हुई है, इसको ओपन करेंगे तो ये वाली साइट ओपन होती है। हमने जो मेंबर्स को पासवर्ड बताया है वही पासवर्ड आपको बता देते हैं, जितने भी फ्री इंटरनेट पे भी देख रहे हैं। 1-2 दिन आप भी इसका पूरा आनंद लीजिए। इंडस वैली 2026 इसका पासवर्ड है और उसके बाद ये बेहद शानदार हमारा वेब रिसोर्स ओपन होता है, जो हमारे पूरे करंट अफेयर्स विद संदीप आनंद का पूरा ऑनलाइन वर्जन है। तो इसमें आपको पता ही है, हमने सारी चीजों को ये 10 टैग्स पे कर रखा है। किसी भी एक टैग को क्लिक करेंगे तो उससे जुड़े सारे टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं। ये पूरे 10 टैग्स, जो आपको 10 टॉपिक अभी दिखाए थे ना, वो। फिर आप चाहें तो पूरा सेशन वाइज यहां से सब कुछ देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे सेशंस दिखाई दे रहे हैं, 1 से लेके 45। किसी भी सेशन की पूरी स्टडी करनी हो यहाँ पे है। फिर किसी भी एक टॉपिक कार्ड पे गए, उस टॉपिक को पूरा पढ़ा, उसके रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। हर टॉपिक के साथ 3 रिलेटेड टॉपिक्स हम देते हैं और इंस्टेंटली, बहुत फास्ट। किसी भी एक टॉपिक को डीप स्टडी करनी है तो ये डीप लेंस अवेलेबल है।
डीप लेंस में आप गहराई से अंदर जाके बहुत कुछ टॉपिक के बारे में ऐसी चीजें पढ़ सकते हैं जो किसी सिंसियर स्टूडेंट को किसी एक टॉपिक में पढ़ना हो तो उसके लिए है। फिर आप किसी भी चीज के ऊपर इंडिविजुअल सर्च कर सकते हैं, और नेचुरली क्विजेस तो हैं ही। हर सेशन की एक क्विज, सेम इंडस वैली 2026 इसका पासवर्ड है। तो जैसे ये सेशन 45 जो हुआ था, 46 की भी क्विज आ गई है। आप टाइम टेस्ट ले सकते हैं, 30-30 क्वेश्चन की क्विजेस आपको पूरी मिल जाएंगी, पीडीएफ बना के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बेहद शानदार हमारा एक ऑनलाइन स्टडी पोर्टल है। जितने भी लोग हमारे साथ मेंबरशिप में जुड़े हैं उनको ये सीधा का सीधा मिल जाता है। इंडस वैली 2026 का पासवर्ड है, जाने के लिंक वहां एक आध दिन देख लो, पढ़ लो जो इंटरनेट में है। लेकिन इसको लंबी रेस में पढ़ोगे, एज अ प्रोफेशनल, एज अ स्टूडेंट, एज अ जनरल लर्नर, आपको गजब का फायदा होगा। तो तुरंत हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। ये सब आपको लेवल 3, 4, 5 में मिलता है। लेवल 4 फिलहाल हमारा सबसे सफल लेवल है, आप देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे। तो ये हमारा वेब रिसोर्स है। वीडियो तो जो हम बनाते हैं वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब हमने ये भी पैरेलल में वैल्यू एडिशन दिया है। अनबीटेबल है बिल्कुल, ये बहुत ही खतरनाक लर्निंग रिसोर्स है ये, बहुत। और आपको हमसे कोई भी संवाद करना हो, कोई फीडबैक देनी हो, हमेशा आप मैसेज इस पे भेज सकते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के भेजे हुए मैसेजेस और सजेशन से ही सब कुछ इंप्रूव होते रहता है हमारा काम। चलिए, एआई टर्बो चार्जर हमारा सैटरडे को हो जाएगा। 18 तारीख को सुबह 8 बजे से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, 12 घंटे, 14 घंटे इनफैक्ट। आइए ज्वाइन कीजिए, अभी भी समय है, मिस मत कीजिए। एआई की दुनिया में अपना पहला कदम लीजिए। लिंक नीचे दी हुई एनरोलमेंट की। 46 सेशन है, सबको मैं ये फ्री दे रहा हूं। पढ़ो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आज का पहला टॉपिक, जर्मन कार मेकिंग इन क्राइसिस। किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जर्मन कार इंडस्ट्री कभी बैकफुट पर आ जाएगी। 1886 से कार्ल बेंज ने जब बेंज पेटेंट मोटर वैगन किया था, से लेके 2026 तक, क्या गजब की यात्रा इनकी रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज चाइनीज मॉडल्स ने इनको इतनी भयानक कंपटीशन दे दी है कि दे आर एक्चुअली फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अनबिलीवेबल। जर्मन ऑटो इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल कॉम्पिटिटिवनेस के भंवर में फंस गई है। ये सिर्फ टेम्पररी फॉल नहीं है कि चलो बिक्री गिर गई एक आध साल, होता रहता है। ये तो स्ट्रक्चरल फॉल हो गया है। जर्मन मैन्युफैक्चरर्स के लिए चाइना सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था, लेकिन अब वहीं की कार कंपनियां सस्ते और बेहतर मॉडल बनाने लग गई हैं। तो चाइना है शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग अ मेजर प्रॉफिट इंजन टू द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव बैटल ग्राउंड। और ये पिछले 10 से 15 सालों में हो गया। सेकेंड क्वार्टर कोलैप्स, फोक्सवैगन हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, पोर्शे हो, इन सब का चाइना सेल्स 30 से 40% डाउन हो गया सेकेंड क्वार्टर में भी, और कंपेयर टू 2025। और इस वजह से अब जर्मनी में ये बातें होने लग गई हैं कि ये जो फर्स्ट हाफ के इस साल के हमारे फिगर्स आए हैं, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो 20-25% का हमारा ड्रॉप होता रहा तो कहां जाके ठहरेंगे हम। और वर्ल्ड वाइड इनके सेल 5 से 8% डाउन हो चुके हैं। चाइना में तो और ज्यादा हो गए हैं। जहां चाइना में पहले इन जर्मन मॉडल्स को लेके पागलपन का दौर चला करता था, उनके प्रेफरेंस बदल गए चीनी लोगों के। प्रीमियम पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स का एक नशा होता था चाइना में, इनकी गाड़ियों का, एग्जीक्यूटिव सेडान्स का, खासतौर पे एसयूवी का। लेकिन अब वो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पे शिफ्ट हो गए हैं। तो चाइनीज कंज्यूमर ये बोल रहे हैं कि अभी पेट्रोल डीजल को तो त्याग पत्र दे दिया है हमने, अब हम जा रहे हैं एडवांस सॉफ्टवेयर, इंटेलिजेंट कॉकपिट, कनेक्टेड सर्विस, ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन वाले इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के। और जर्मन गाड़ियां अभी उस दिशा में उतनी एडवांस नहीं हुई जितनी चाइनीज हो गई हैं। इनकी गाड़ियों का टाइम, जितना ये डेवलपमेंटल टाइम होता है और कितनी फास्ट नए नए मॉडल्स ये ला सकते हैं, BYD हो या दूसरी गाड़ियां हो, उन्होंने इसमें जर्मन को डेफिनेटली हरा दिया है। इनकी जर्मन डेवलपमेंट प्रोसेसेस इनसे डबल ट्रिपल होती हैं, और इस वजह से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में एकदम पिछड़ गए हैं। इनके मार्जिन्स बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि चाइना में ये लोग एग्रेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। अब इसमें थोड़ा काला पहलू भी है। चाइना की जितनी कार कंपनीज है वो आपस में भी बहुत भयानक लड़ाई में उलझी हुई हैं, और इस वजह से कई कंपनियां लॉसेस में जा रही हैं, जैसे कि BYD को दिक्कत हो रही है अब। और ये जो इन्वॉल्यूशन चल रहा है, इसके लिए शब्द है वो, इसमें चाइना की अपनी दूसरी दिक्कतें हैं। हालांकि उस वजह से जर्मनी तो कीमत अदा कर ही रहा है,
तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, और भी बातें मैंने दी हैं, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो जर्मन ऑटोमेकर्स को पहली बार एक हल्का सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील होना शुरू हुआ है। और क्या ये आगे ऐसा ही चलता रहेगा? इस इन्फोग्राफिक में हमने और कवर किया है। तो आज का पूरा ये अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कमेंटेड में सब हमने डाउनलोड लिंक्स दी हैं, देख लीजिएगा। कभी कभी डाउनलोड फाइल आने में 1-2-3 दिन का समय लग सकता है, पर वो आती जरूर है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी दूसरी खबर, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की एक डील की है। तो ये किस प्रकार से संभव हुई और दुनिया में यूरेनियम का मार्केट कैसा काम करता है, ये भी आपको बता दूंगा इस बेहद खूबसूरत इन्फोग्राफिक से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट पर दस्तखत किए, जिसमें यूरेनियम एक्सपोर्ट अब आना शुरू हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम केवल शांतिपूर्ण पर्पसेस के लिए ही यूज हो सकता है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जितने सुरक्षा मापदंड हैं वो ऑस्ट्रेलियाई एक्सपोर्ट्स टू इंडिया यूरेनियम पर लागू होंगे। तो उसमें उनके इंस्पेक्टर्स आके इंस्पेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं, ये सब उसमें शामिल होता है। तो दोस्तों, इस एग्रीमेंट को तैयार करने में 10 साल से ज्यादा का समय लग गया। जो पॉलिटिकल सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, हालांकि वो तो बहुत पहले ही हस्ताक्षर हो चुका था 2014 के आसपास, लेकिन उसके बाद एक फाइनल एक्सपोर्ट लेवल का एग्रीमेंट होते 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 2026 तक का समय हो गया। ये एग्रीमेंट जो अभी हुआ है जुलाई में, ये जो अंतिम एडमिनिस्ट्रेटिव बाधा थी उसको दूर करता है और इस एग्रीमेंट में वो सारे प्रोसीजर स्थापित कर दिए गए हैं जिससे अगले 10, 20, 30 सालों तक ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां भारत को लॉन्ग टर्म यूरेनियम एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी शर्त है कि इसका मिलिट्री इस्तेमाल नहीं होगा, केवल डिक्लेयर्ड सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल होगा और IAEA एग्रीमेंट के तहत ही चलेगा सब कुछ। कॉमन अकाउंटिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करके डिसएग्रीमेंट्स को सुलझाया गया। भारत को फ्यूल सप्लाई की सिक्योरिटी मिल गई है, जिस वजह से अब हम हमारी ओवरऑल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो कई समय से बिल्कुल लोअर लेवल पे फंसी पड़ी थी उसको बढ़ाने की स्थिति में आएंगे, जिसके लिए शांति बिल पहले से पारित किया गया था। डील सपोर्ट्स इंडियाज न्यूक्लियर एक्सपेंशन। भारत ने 2047 जब भारत विकसित भारत बन चुका होगा 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट रखा। अभी हम 8 से 9 गीगावाट के आसपास हैं, तो हमें इसको कम से कम 12-13 गुना बढ़ाना, जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस गोल है, जिसके लिए हमको यूरेनियम चाहिए। भारत में ज्यादा यूरेनियम बनता नहीं है, जैसे भारत में ज्यादा गोल्ड नहीं बनता है। हालांकि हम भयानक कंज्यूम करते हैं 800 टन हर साल, पर हमारे यहाँ बनता नहीं है और इसलिए मैक्सिमम गोल्ड इंपोर्ट ही होता है। सेम कहानी यूरेनियम की, हालांकि थोरियम में कहानी अलग हो जाती है। क्या फर्क है दोनों में बताइएगा? स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसका काफी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली ये कह रहा है कि हम इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर मानते हैं। हालांकि इंडिया ने पहले दिन से एनपीटी पे साइन करने से मना कर दिया था और अपना स्टैंड पहले से दशकों से ये रखा है कि दुनिया अगर अपने सारे परमाणु हथियार छोड़ देगी तो हम एनपीटी पे साइन कर देंगे। सबसे सेंसिबल अप्रोच यही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ जो किया वो देखने के बाद समझ में आता है कि भारत ने एनपीटी पे दस्तखत क्यों नहीं किए थे। और वर्तमान में ईरान ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि हम तैयार हैं, आपको हमारे साथ न्यूक्लियर डील करनी है, आप नहीं चाहते हम नहीं करें, हम तैयार हैं। हमें अधिकार दे दीजिए कि हम इजराइल का पूरा इंस्पेक्शन कर लें कि उनके पास परमाणु बम है कि नहीं, और अगर हैं तो हम भी बनाएंगे। ये ईरान ने ऑफिशियली कह दिया है, विच इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी लॉजिकल। तो इस तरह से अब भारत यूरेनियम का एक बड़ा सप्लाई केंद्र ढूंढने में सफल हो गया है। एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड मिलिंग, येलो केक U3O8, कन्वर्जन, एनरिचमेंट, फ्यूल फैब्रिकेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये इसकी पूरी साइकिल होती है। और 1940 से इसका डुअल यूज चालू हुआ, सिविल और मिलिट्री। सबसे पहले 1950s में कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आए और 1970s के ओपेक ऑयल शॉक के बाद न्यूक्लियर बहुत तेजी से बढ़ा। फिर एक्सीडेंट्स वगैरह, 3 माइल आइलैंड एंड चेरनोबिल, तो लोग रिवर्स गियर में चले गए। उसके बाद ओवर सप्लाई वगैरह वगैरह वगैरह, लंबी कहानी है, हिस्ट्री भी पूरी दे दी है, देख लीजिएगा। मार्केट का स्नैपशॉट क्या क्या है, कितना प्रोडक्शन है, बड़े देश कौन कौन है, कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, रशिया, लार्जेस्ट रिसोर्स होल्डर कौन है और मेजर माइनिंग कंपनियां क्या है। तो यूरेनियम में अगर भारत को सप्लाई मिलती है और अगर भारत सिविल प्लांट ज्यादा से ज्यादा बना पाता है तो ये हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अब आने वाले सालों में क्या होगा हम देखेंगे।
फिलहाल वर्ल्ड एक बहुत भीषण डिसऑर्डर के फेज में जा चुका है। 5 से 10 साल अब सारी टेक्टोनिक प्लेट्स रीएडजस्ट हो रही हैं। उसके बाद 2035 के बाद कैसी दुनिया सामने होगी किसी को नहीं पता, लेकिन वो ऐसी तो नहीं होगी, इस बात की गारंटी। मेरे आज का ग्लोबल अफेयर का वीडियो जरूर देखना, और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए, ग्लोबल अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट देख डालो एक बार। आपको अगर करंट अफेयर्स के लगातार सेशन सारे मेंबरशिप में देखने तो लेवल 3 पे आ जाएं। वैसे लेवल 4 हमारा सबसे पॉपुलर है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। कोई ना कोई लेवल जरूर ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप का, बहुत फायदा होगा और आप बहुत लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। थैंक यू। आज की तीसरी खबर, और मेंबरशिप लेने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ नीचे ज्वाइन का बटन दबा के चेक करना है और आपको बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस दिख जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, सो प्लीज डू ट्राई। स्टेटस ऑफ एल नीनो। दोस्तों, हम जानते ही हैं एल नीनो की वजह से पूरे विश्व में दो तरह के प्रभाव, एक तरफ एक्सट्रीम वेट वेदर और एक तरफ एक्सट्रीम ड्राई वेदर की स्थिति है, वो भारत के मॉनसून पे नेगेटिव असर है। अभी ये एक्टिव है दुर्भाग्यवश, और ये और मजबूत होता जा रहा है अति दुर्भाग्यवश। क्लियर कपलिंग दिखाई दे रही है, वेरी वेरी वार्म पैसिफिक वाटर, वार्म ब्लॉब ऑफ हीट एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और एक वीक इंडियन मॉनसून के साथ ये कोइंसाइड कर गया है। हालांकि भारत की खराब रेनफॉल केवल एल नीनो से नहीं है, उसने इसको मजबूती प्रदान कर दी है, उस कमी को। प्यारे दोस्तों, पैसिफिक ओशन की वार्मिंग लगातार मजबूत होती गई है। उम्मीद थी कि शायद वो जुलाई में ढीली पड़ेगी, उल्टा हो गया है, और इस वजह से अभी कई महीनों तक एल नीनो का प्रभाव और बिगाड़ देगा वातावरण को दुनिया में अलग अलग तरीकों से। एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्डिंग टू द वार्म ओशन। इसमें आगे फिर बहुत सारी तकनीकी बातें, मैं अभी वो नहीं पढ़ाऊंगा, पर मोटे तौर पे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो इज इंक्रीजिंगली पॉसिबल। अर्ली स्प्रिंग 2027 तक एल नीनो परसिस्ट करेगा, इसकी 97% जुलाई की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत पे इसका असर अच्छा नहीं होने वाला है। ग्लोबल इफेक्ट इसके रीजन वाइज वेरी करते हैं। रेनफॉल और स्टॉर्म के पैटर्न्स को एल नीनो बदल डालता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पार्ट्स ऑफ एशिया में ड्रॉट यानी कि सूखा हो जाएगा, दूसरी जगहों पे फ्लड की रिस्क आ जाएगी। भारत के लिए जून बहुत ज्यादा सूखा सूखा निकल गया, और मॉनसून रेनफॉल 40% एलपीए से कम रही, लॉन्ग पीरियड एवरेज से। क्रॉप सोइंग काफी हद तक डिले हुई है, खासतौर पे धान की बुआई काफी डिले चल रही है। और एल नीनो इंडियन मॉनसून सिस्टम का एक हिस्सा है, हमारे और बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन ये उसको बिगाड़ने का काम कर रहा है। मेनली मैंने ये अपडेट आपके लिए इसलिए लिया, इसमें और टेक्निकल चीजें कवर की, आराम से इसको पॉज करके पढ़ो और देखो। जो ज्योग्राफी या जियोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए यूजफुल है कि ये जा नहीं रहा है और ये और इंटेंसिफाई हो रहा है, तो भारत के एग्रीकल्चर सोइंग पर इसका असर नेगेटिव आना ही आना है। तो सरकार के वेलफेयर और सब्सिडी और फूड सिक्योरिटी एक्ट के पे आउट बढ़ने हैं। मनरेगा जो वीबी राम जी हो गया है, वीबीजी राम जी, उसमें भी सरकार का जो पूरा सेंट्रल कंट्रोल था, अब देखना है कि कैसे टैकल करेगी, क्योंकि रूरल लेवल पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस पैदा होना तय है अब, क्योंकि ये एकदम से रिवर्स तो अब होना नहीं है, जो होना है वो होगा। आज का चौथा अपडेट, चाइना रिकवर्स अ रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर। अब यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। होता यह है कि एक रॉकेट जो उसका निचला हिस्सा अगर आप रीयूज कर पाते हैं नीचे उतार के, तो 70 to 80% आपकी कॉस्ट ऑफ लॉन्च रिकवर हो जाती है, और यह हिस्सा अगर आप वापस लेकर आ जाते हैं तो आपके लिए कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ जाती है। आज से 5 साल पहले तक यह था कि पूरा का पूरा रॉकेट जाता था, नीचे का हिस्सा समुद्र में गिरवा दिया जाता था, तो जीरो से नया रॉकेट बनाओ। फिर एलन मस्क को स्पेसएक्स ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी इकट्ठी करके एक रीयूजेबल सिस्टम तैयार किया कि ऊपर का हिस्सा तो चला जाएगा सैटेलाइट लॉन्च में, नीचे का वापस आ जाएगा। सो दैट इज 70-80% ऑफ द टोटल कॉस्ट, और उसको कई बार यूज किया जा सकता है रिफर्बिश करके। तो इस वजह से जिस स्पेस लॉन्च कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही बचेगी। चाइना ने इसका प्रैक्टिकल लॉन्च पिछले हफ्ते करके दिखा दिया है। तो अगर चाइना के पास भी ये आ जाता है तो फिर अब आगे उसके क्या मायने हैं वो अभी समझाता हूं।
चाइना का पहला सफल कंट्रोल्ड रिकवरी ऑफ ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर 10 जुलाई को हो गया। लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट, उसको एक नेट के माध्यम से समुद्र में 6 मिनट के बाद कैप्चर कर लिया गया। स्पेस एक्स के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब यह चुनौती कैसे होगी दोस्तों, मैं आपको फरवरी 2025 याद दिलाना चाहता हूं। डीप सीक V2 नाम का पूरा रीजनिंग मॉडल LLM चाइना से जारी हुआ, जिसने एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट रीजनिंग यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग साबित कर दी। अमेरिका का स्टॉक मार्केट तेजी से गिरा था, क्योंकि उन्हें डर लगा कि ये तो आधे से कम दाम में करके दे देगा। हालांकि बाद में वो रिकवर कर गया। फिर अभी पिछले महीने चाइना के कुछ लीडिंग मॉडल GLM 5.2 फ्रॉम Z.ai Zhifu, उन्होंने 1/10 कॉस्ट के ऊपर ओपन सोर्स में वहां के लीडिंग फ्रंटियर मॉडल के बराबर परफॉर्मेंस दे दिया। तो चाइना बेस्ट प्रोडक्ट आधे या 20% या 10% की कीमत पे उपलब्ध करा देता है। स्पेस एक्स का जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू रहा है वो मल्टी यूज रॉकेट लॉन्चर्स। अब चाइना एक साल में वो भी कर लेगा। तो दुनिया में अब ऑप्शन मिलने शुरू हो जाएंगे कि स्पेसएक्स से करवाएं या चाइना से आधे से कम दाम में करवा लें। इसरो अभी इसमें काफी पीछे है, उसको समय लगेगा। कहीं ना कहीं इसरो पिछले कुछ सालों में एकदम पिछड़ गया है, जबकि मैं पर्सनली ये मानता रहा हूं कि 2015, 16, 17 तक तो इसरो में गजब का पोटेंशियल था और इसरो आज भी कमाल कर सकता है। आश्चर्यजनक रूप से एकदम ठंडा पड़ गया इसरो, और ये टेक्नोलॉजी तो वो कब की बना सकता था, पता नहीं क्या हो रहा है इसरो के साथ। तो चाइना और स्पेसएक्स, ये उनका मैंने यहां कंपैरिजन भी दे दिया है। अब इससे जुड़ी तकनीकी बातें अगर आपको पढ़नी है, रीयूजेबल रॉकेट, फर्स्ट स्टेज, बूस्टर लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग VTVL, ग्रिड फिंस, इंजन रीलाइट, रिफर्बिशमेंट, ये सब चीजें आजकल बेसिक जनरल नॉलेज है और ये कहीं भी आप डिस्कशंस में यूज कर सकते हैं, परीक्षा में आ सकता है। तो पढ़ते रहिए और अपने आप को तैयार रखिए। तो चीन ने ये जो पूरा कमाल अभी किया, ये एक ऑपरेशनल ऑर्बिटल मिशन था। रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 10B। लॉन्ग मार्च वो माओ से तुंग की 1930 के दशक में जो हजारों मील की लंबी यात्रा थी, जब वो KMT के नेशनलिस्ट से बच के भाग रहे थे, उसको लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया है। तो इनके रॉकेट की सीरीज सारी लॉन्ग मार्च कहलाती है, विच इज अ हिस्टोरिकल रेफरेंस एक्चुअली। और ये हैनान की कमर्शियल स्पेस लॉन्च साइट से गया था और सैटेलाइट उसने एक्चुअली प्लेस किया और फिर वापस आके उसने कैप्चर किया गया उसको नेट में। 6 मिनट के अंदर अंदर ये सब हो गया। कंट्रोल्ड वर्टिकल डिसेंट सी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे चाइना एक नेट बेस्ड कैप्चर मैकेनिज्म यूज कर रहा है। तो कन्वेंशनल लैंडिंग लेग्स का इस्तेमाल ना करते हुए स्पेसएक्स ऐसा करता है, चाइना नेट बना देता है और एक नेट और हुक सिस्टम से पकड़ता है वो। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, हो सकता है इसरो कोई तीसरा सिस्टम बना दे। नेट से एक पॉसिबल वेट एडवांटेज इसको मिलता है, क्योंकि लैंडिंग लेग्स अगर आप लगाते हैं तो इससे वजन बहुत बढ़ जाता है। उसके बिना अगर आप करते हैं तो आपका वजन कम रहता है, जिससे फिर दूसरे एडवांटेजेस हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। वन स्मॉल स्टेप फॉर चाइना, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज टू द जेंटलमैन आर्मस्ट्रांग। प्यारे दोस्तों, द रॉकेट हैज सब्सटैंशियल फ्यूचर कैपेसिटी और LEO में अब एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है लो अर्थ ऑर्बिट में, जहां स्टारलिंक के 10,000 सैटेलाइट घूम रहे हैं। चाइना वहां अपना 1500 से 2000 सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि स्टारलिंक भविष्य का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा बनने वाला है सबके लिए। भारत के पास फिलहाल अपना खुद का LEO नेटवर्क बनाने का कोई प्लान नहीं है, विच इज अ वेरी बिग स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। हम पूरी तरह स्टारलिंक यानी अमेरिका के आश्रित हो जाएंगे और हमारा IRNSS भी फिलहाल डिफंक्ट पड़ा हुआ है। तो ये ऐसी चीज है जिस पे सरकार को इमरजेंसी में ध्यान देना चाहिए। आज की 5वीं खबर, मेजर बिल्स बिफोर द मॉनसून सेशन। हमारा मॉनसून सत्र लोकसभा का आ रहा है और इसमें अब कुछ बड़े बिल आने की संभावना बताई जा रही है। 20 जुलाई से 13 अगस्त 19 सिटिंग होने वाली है। एग्जैक्ट अभी 13 जुलाई को पब्लिश होने ही वाला है ये। बस कुछ पुराने पेंडिंग बिल्स अब लौटकर आने वाले हैं और कुछ इसमें से अमित शाह की मिनिस्ट्री से संबंधित होंगे। फिलहाल सब कुछ अनसेटल चल रहा है। सरकार ने 19 जुलाई को सारी पार्टियों की सौहार्द मीट बुलाई है कि सब बैठेंगे, बात करेंगे, चाय साथ में समोसा भी खा सकते हैं, कचौरी भी मिल सकती है आलू की, और सब साथ में खाओ पियो खुश रहो यार, क्यों टेंशन लेते हो। कई ऐसे बिल्स हैं जो अब आने वाले हैं
जिनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा कंटेंशियस बिल हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल यह कहता है कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर को अगर 30 दिन डिटेंशन में रखा गया और एक ऐसे पनिशमेंट के लिए, एक ऐसे अपराध के लिए जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है, तो उस केस में फिर वो हमेशा के लिए रिमूव कर दिए जाएंगे। इस बिल को लेकर बहुत सारी आपत्तियां हैं और इसमें यह कहा जा रहा है कि किस एजेंसी की यह हिम्मत है कि आज किसी बीजेपी के सीएम या पीएम को आंख उठा के देख भी ले। तो एसेंशियली अपोजिशन को निपटा देने की तैयारी है। ये बिल्कुल साफ आरोप लग रहे हैं और वैसे बात तो सच भी है। तो इस तरह के ये कानून आ रहे हैं। हो सकता है वाकई में कोई एजेंसी पीएम केयर्स के ऊपर कोई इंक्वायरी खोल दे, हो सकता है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान ये न क्रमंत्य ऋषो हृदयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम। कोई भरोसा थोड़ी किसी एजेंसी का, कोई ईमानदार आदमी आगे तो कर भी सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शंस इसको लेके बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन को निपटाया गया है तो उसको लेके अब ये सब हमको इस महीने बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एफसीआरए का जो बिल है उसको बहुत टाइट किया गया है और प्रैक्टिकली सारे एनजीओ को बाहर से मिलने वाली फंडिंग पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। भारत में अब सिर्फ एक ही एनजीओ बचेगा। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस केरल की जो है उन्होंने खुद अमित शाह के साथ मिलकर इस पे बहुत गहरी आपत्ति दर्ज करवाई है। सिक्योरिटीज मार्केट कोड आ रहा है, कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जिसमें यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी सब खत्म हो जाएंगे और एक बिल बचेगा। उसमें एक प्रावधान यह है कि मान लो किसी ने तमिलनाडु में कोई यूनिवर्सिटी खोली, अब उसके लिए परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ेगी और वहां जो वीसी बैठेगा वो दिल्ली तय करेगा, तमिलनाडु नहीं कर सकता। तो 1 पॉइंट कंट्रोल की देश में शिक्षा कैसी चलेगी। अब उसके जो जो मायने हैं, आप समझदार हैं, आप सब समझ रहे हैं। तो बिल्स भारत में कानून कैसे बनते हैं आपके सामने है, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। ये परीक्षा के हिसाब से काफी यूजफुल हो सकते हैं, तो हमने ऐसे इन्फोग्राफिक बना के रखे हुए हैं। अब चलते हैं यूएस ईरान हॉस्टिलिटीज रीइग्नाइट। तो भाई तू डाल डाल मैं पात पात, तूने जहाजों को मारा तो मैं तुझे मारूंगा, तो वो बोलता मैं गल्फ को मारूंगा, तो वो बोलता ऐसे कैसे मार दिया, तो वो बोलता तूने कैसे मार दिया। बस यही तमाशा चल रहा है 28 फरवरी से और ये चलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, यूएस ईरान हॉस्टिलिटीज हैव रीइग्नाइटेड और ये पूरा क्षेत्र गल्फ का फिर से आग के हवाले हो गया है। देखिए 4 महीने हो गए हम इस तमाशे को देख रहे हैं और एक बात बिल्कुल साफ है कि ईरान को हराया नहीं जा सकता है। ज्योग्राफी का एडवांटेज है, विल पावर का एडवांटेज है, शिया स्पिरिट ऑफ शहादत का एडवांटेज है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एडवांटेज है और अब खामेनाई के जनाजे में जो मिलियंस ऑफ लोग आए उस सॉलिडेरिटी का एडवांटेज है। इस बात से अमेरिका और इजराइल भयंकर परेशान है क्योंकि नाक कट गई, हरा नहीं पाए तो दुनिया भर में दिक्कत हो रही क्योंकि वेनेजुएला को तो 6 घंटे में पूरी तरह गुलामी बना लिया देश को, इसलिए फिर से हमला हुआ। अब इस बार का हमला हुआ क्यों, इस बात को समझिए। जो पीस का एमओयू करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें यह लिखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज निकलेंगे वो प्राइमरीली ईरान के कंट्रोल में होंगे, ओमान से बातचीत करके। लेकिन अमेरिका ने अपनी तरफ से ओमान के वहां से एक दूसरा रास्ता बना दिया और जहाजों को निकलने को बोला। तो ईरान ने बोला ब्रो मैं क्या जॉब छोड़ दूं, और उसने मारी मिसाइल। तो अमेरिका ने बोला ब्रो क्या मैं जॉब छोड़ दूं, और उसने मारी मिसाइल। बस ये चल रहा है और ये रुकने वाला नहीं है, ये एक दूसरे को मारते रहेंगे। और ईरान को एक सबक मिल गया है पिछले 4 महीने में कि ईरान पे मार पड़ी कि उसको 1 घंटे में सामने वाले को मारना, और ईरान एग्जैक्टली वही कर रहा है। और अब तो आईआरजीसी के हार्ड लाइनर्स हैं। आपको बहुत सारी अफवाहें मीडिया में सुनने को मिलेंगी कि ईरान में फूट पड़ गई है, आईआरजीसी टूट गया, मल्टीपल लोग आपस में लड़ रहे हैं। अरे यार, खामेनेई के फ्यूनरल के वीडियोस अगर तुमने देखे हैं तो उसके बाद ऐसी बातें करना भी मतलब बचकानी बातें हैं। तो ठीक है, प्रोपोगेंडा दोनों तरफ से होगा, लेकिन कम से कम सच हमें पता तो हो। ये मैंने आपको गल्फ रिजीम्स इसलिए दिखाया क्योंकि ये सारे के सारे अब ईरान के सीधे निशाने पे हैं इस वक्त, और ईरान ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि तैयार हो, मैं तुम्हें नष्ट करके, ओमान नहीं है निशाने पे, ओमान इसका दोस्त है, तुम्हें डेजर्ट में पैदल चलवा दूंगा इस बार। बिल्कुल स्ट्रेट धमकी दी ईरान ने, और इनमें से कोई भी इस बात को अब लाइटली नहीं ले सकता है। तो मिलिट्री एक्सचेंजेस फिर से शुरू हो गए क्योंकि गल्फ ऑफ हॉर्मुज से कौन निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसको लेके भयानक झगड़ा फिर से शुरू हो गया है। हालांकि अमेरिका ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए ओमान के वहां से एक चैनल बना दिया था जिसपे ईरान ने अटैक कर दिए। कमर्शियल शिपिंग पर हुए हमले से फिर से वही मार्च वाली स्थिति आ गई है। खतरा इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए यह है कि अगर हॉर्मुज फिर से 30 दिन के लिए बंद हो गया
तो हम वहीं अप्रैल में वापस आ जाएंगे। याद है ना नरेंद्र मोदी क्या बोले थे कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दशकों की तरक्की सब जीरो हो जाएगी और हम फिर से भयानक गरीब हो जाएंगे। बिल्कुल सच बोला था उन्होंने, और वो स्थिति फिर से सामने आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने मिलिट्री रिस्पांस को और वाइड कर रहा है और भयानक हमले कर रहा है। ईरान उससे डबल हमले पलट के कर रहा है। हथियारों की कोई कमी तो ईरान के पास है नहीं। सबसे भयानक अब जो स्थिति होगी, ईरान इनकी मोनार्कीज पे सीधे सीधे हमले करेगा और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा किसी के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आज मैंने ग्लोबल अफेयर का जो अपना वीडियो बनाया है उसमें मैंने पेनरोज स्टेट्स का कॉन्सेप्ट समझाया है। पेनरोज स्टेट्स वो हाइपोथेटिकल स्टेट्स होते हैं कि जिस पे आप जितना चढ़ते हैं उतना नीचे उतर जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये पूरा युद्ध पेनरोज स्टेट्स बन के रह गया है। उस पूरे वीडियो को देखो, उस वीडियो पे भी अपने कमेंट जरूर छोड़ना और उसको अच्छे से पढ़ो, आपको बहुत फायदा होगा। तो हम फिर से उसी काले युग में चले गए। इजराइल के लिए अब यह बहुत जरूरी है कि यह स्थिति ऐसी बनी रहे। इजराइल के लिए इस क्षेत्र में शांति होना, यानी इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट का समाप्त हो जाना है, और वो अपने आप में बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। तो अब इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, अभी उसमें नहीं जाते, पर मैंने आपको ब्रॉडली कुछ बातें बता दी। यहां की ये फैमिलीज की जानकारी आपके सामने, सारी मोनार्कीज हैं और अब सारी खतरे में है इस बार। अब आते हैं आज की 7वीं खबर पे, चिल्ड्रन सोशल मीडिया बैन्स। प्यारे दोस्तों, अलग अलग देशों ने खुलकर 16 साल, 15 साल, 18 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया का पूरा एक्सेस ना मिले, इसके लिए कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। शायद भारत भी ऐसा कुछ कानून बनाए कि बच्चों तक सोशल मीडिया की 100% ओपन पहुंच ना हो। 20 से ज्यादा देशों में यह चर्चा चल रही है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल पेरेंट्स की न होते हुए प्लेटफॉर्म्स, एल्गोरिदम और एनफोर्सेबल एज एश्योरेंस सिस्टम की भी हो, यह डिबेट की जा रही है। 15 से 16 साल पे ज्यादा फोकस है फिलहाल। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे तगड़ा मॉडल लाया है और वो बिल्कुल साफ बोल रहा है कि भाई 16 से कम किसी के पास भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं हो सकता। बहुत भारी पेनल्टीज लगेंगी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। एनफोर्समेंट अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही टाइट डेटाबेस लेवल कंट्रोल चाहिए यूजर लेवल से, और उसमें फर्जीवाड़े की गुंजाइश काफी रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे देख रहा है कि कैसे करना है। मेरे ख्याल से भारत के इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश गुप्ता जी वगैरह से अगर ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़ा गाइडेंस ले लें तो बहुत अच्छा टाइट कैसे एक्सक्लूड करना है लोगों को, वो गाइडेंस वो दे पाएंगे बहुत अच्छे से। उसके अलावा एज वेरिफिकेशन का जो पूरा काम है, ये इतना आसान नहीं होता है। ब्राजील ने पेरेंटल लिंकेज और डिजाइन कंट्रोल्स की बात की है। मतलब सब अपना अपना तरीका देख रहे हैं। यूरोप प्लेटफॉर्म डिजाइन पे फोकस कर रहा है। यूरोपियन कमीशन कहता है इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, इंगेजमेंट ड्रिवन रिकमेंडेशंस जो हैं, ये हमारे डिजिटल सर्विस एक्ट के खिलाफ हैं। इन सब को युवाओं के लिए बंद करवाया जाए। भारत एक ग्रेडेड अप्रोच पे बात करना शुरू कर चुका है, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 18 के लिए। तो इस तरह से दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना वीपीएन के जरिए रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, ये सब चीजें आने वाले सालों में पता चलेगी। हम आपसे बात करते चलेंगे। दोस्तों, जैसा हमने आज आपको बताया, ये पूरा पोर्टल आपके लिए तैयार है। लिंक नीचे दी हुई है। इंडस वैली 2026 इसका पासवर्ड है। जितने भी लोग आज इंटरनेट पे ये फ्री देख रहे हैं हमारा सेशन, इस तरह का ये शानदार हमारे सारे सेशंस इसमें पढ़ने के लिए इंटरलिंक तरीके से मिलते हैं, जो एक बहुत बहुत पावरफुल सिस्टम है। सारे रिलेटेड पोस्ट का भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, और जितना आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, डीप लेंस इसमें उपलब्ध है, उतना आपको इसमें मजा आएगा और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की इच्छा भी होगी। तो ना केवल ऑनलाइन हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, बल्कि उसके अलावा काफी सारा एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड है। ये सब पाने के लिए आपको सिर्फ हमारी मेंबरशिप इस चैनल की लेनी है। सारी सेवाएं आपको मिलती रहेंगी। ये पासवर्ड कल चेंज हो जाएगा, हमारे मेंबर्स के लिए ये नया हो जाएगा। पुलिस कस्टडी डेथ्स इन इंडिया। भारत में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पुलिस की हिरासत में मौतें बहुत आम बात है भारत में, और ये होना नहीं चाहिए।
पुलिस को किसी की भी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ होती है, मर्डर होता है। जान लेने का अधिकार सिर्फ कानून को है। अ प्रॉपर फॉर्मल कोर्ट कैन अनाउंस द डेथ सेंटेंस, नो वन एल्स कैन। लेकिन भारत में उल्टी गंगा बह रही है, बहुत आसानी से लोग मर जाते हैं भाई पुलिस थानों में। सैकड़ों मौतें हर साल हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले हर थाने में सीसीटीवी सिस्टम इसीलिए कंपलसरी करवाया था। और मजे की बात है कि कई कस्टडी डेथ्स में सीसीटीवी का फुटेज ही नहीं मिलता है। लेकिन इवेंचुअली ऐसा कब तक चलेगा? एक न एक दिन तो कोई लीडर ऐसा आएगा जो इन चीजों को खत्म करेगा। राष्ट्रीय ट्रेंड कस्टडी डेथ्स का फिर से खराब होने लग गया है। सैकड़ों मौतें आमतौर पर आ रही हैं, और ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हुई। कुछ राज्यों में, बिहार, राजस्थान, यूपी वगैरह में ये आंकड़े थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं। रजिस्टर्ड डेथ का मतलब हत्या ऑटोमेटिकली नहीं होती है, क्योंकि पुलिस उठा के ले गई। इलनेस, इंजरी, सुसाइड, नेग्लिजेंस, एलिज कस्टोडियल वायलेंस, हर केस का अलग अलग फैक्ट होता है। अकाउंटेबिलिटी फिगर, केयरफुल इंटरप्रिटेशन चाहिए। ये सारी मौतें जरूरी नहीं कि पुलिस ने मारा इसीलिए मरे, लेकिन अब क्या है आप भी समझ रहे हो। आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू लाइफ देता है, वो पुलिस कस्टडी में भी वैलिड होता है। वो सस्पेंड नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 21, तो उसमें पुलिस लॉकअप में बंद व्यक्ति को राइट टू लाइफ, डिग्निटी, लीगल असिस्टेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल वायलेंस। तो पुलिस जब हाथ पांव बांध के, कपड़े फाड़ के, मुंह काला करके और डंडे मारते हुए सड़कों पे जुलूस निकालती है, वो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको लीगल पोजीशन बता रहा हूं। बाकी हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन लीगल पोजीशन ये है कि वो अक्यूज्ड है, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, वो आरोपित है। अपराधी कोर्ट साबित करेगा। होता यह है कि समाज इतना इम्पेशेंट हो गया है कि किसी को अक्यूज बना दो, समाज उसको अपराधी बना देता है। फिर पुलिस दबाव में आ जाती है, तो फिर पुलिस पे पब्लिक में उसकी परेड निकालने का दबाव बन जाता है, जिसमें उस आदमी की डिग्निटी खत्म। कल को अगर वो निर्दोष साबित हुआ, उसकी डिग्निटी कौन लौटाने वाला है? ये रूल ऑफ लॉ से संबंधित गहरे सवाल है। लेकिन जब समाज में निराशा छा जाती है, तो लोग फिर खुद आगे बढ़ के हिंसा डिमांड करने लगते हैं, जो कि समाज के पतन की निशानी होती है। तो इससे जुड़ी मैंने आपको काफी सारी बातें यहां दी हैं। आराम से पॉज करके उसको पढ़ो, सीखो। जितना गहराई में जाओगे उतना अच्छा है। अब आते हैं नवी खबर पे। तो भैया, रूस और यूक्रेन का वॉर 4.5 साल बाद समाप्त होने की तो बात छोड़िए, ये और भीषण गहराता जा रहा है। और नेटो वाले और डबल स्पीड में आ गए, इंथू में आ गए एकदम। अभी दोनों तरफ से मिसाइल अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं। डीप ड्रोन अटैक्स ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं। यूक्रेन लगातार नेटो, यूरोप और अमेरिका से एक्स्ट्रा मदद मांगता चला जा रहा है। राजधानी क्वीव में, जो कि एक्चुअली पूरी रशियन सिविलाइजेशन की जो उत्पत्ति हुई थी, वो इसी काइवन रुस क्षेत्र से हुई थी। तो वहीं पर अब रशिया के हमले सबसे भयानक हो रहे हैं। और एक्चुअली अब 10 लोग मरने शुरू हो गए, पहले ऐसा नहीं होता था। बैलिस्टिक मिसाइल्स यूक्रेन का सबसे खराब डिफेंस एक्सपोज कर चुकी हैं। सारी बैलिस्टिक मिसाइल को ये रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। पेट्रियट सिस्टम्स काफी इफेक्टिव हैं वेस्ट के, लेकिन उसका लाइसेंस एकदम से मिल पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और बदले में अमेरिका फिर बहुत कुछ चाहता है। यूक्रेन अपनी तरफ से सीधे मॉस्को पे ही हमले करे जा रहा है, और इसलिए पुतिन के लिए ऑप्शंस घटते चले जा रहे हैं। लिंडसे ग्राहम, जो डोनाल्ड ट्रंप के आइडियोलॉजिकल राइट हैंड रहे हैं, लिंडसे ग्राहम व्हाइट हाउस को हमेशा ये एडवाइस देते आए हैं, रशियंस को मारो, यूक्रेन को पैसे दो, हमारे पैसे से जो रूसी मर रहे हैं, अरे वाह हमारे पैसे का उपयोग हुआ, फिलिस्तीन पे एटम बम गिरा दो, समतल कर दो, काट डालो, छांट डालो, एक को भी मत छोड़ो, जला डालो। उस आदमी की भाषा ये थी। अचानक से 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई। अमेरिका में बोल रहे हैं घर पे मौत हुई छोटी सी बीमारी के बाद, जबकि लोग बोल रहे हैं कि उस वक्त तो वो यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री इंस्पेक्ट कर रहा था और रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल मार के उसको वहीं। तो सच्चाई क्या है ये ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया, पर अगर पुतिन हैज टेकन आउट लिंडसे ग्राहम, तो आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं, क्योंकि वो तो डोनाल्ड ट्रंप का खास आइडियोलॉग था। तो ये जो पूरा कोalition ऑफ द विलिंग है,
ये 35 लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव अब पूरे इस यूक्रेन युद्ध को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात नहीं हो रही है अब। और क्या वाकई में ट्रूप्स भी डिप्लॉय होंगे, अब इस लेवल पे चर्चा शुरू हो गई। पीस सेटलमेंट की तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। 4.5 साल बाद आज ये स्थिति है और उधर ईरान के साथ युद्ध फिर से भड़क गया है। इसीलिए रे डालियो ने कहा था कि हम तीसरे विश्व युद्ध के बीचों बीच खड़े हैं अभी इस वक्त। उसके स्वरूप रोज बदल जाते हैं, लेकिन है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर ही। आज की अंतिम खबर। साथियों, खबर पे आने से पहले हमारा बिलियन होप्स का भी यूट्यूब चैनल है, उस पे भी चैनल की मेंबरशिप्स में एक से बढ़कर एक सेशंस उपलब्ध हैं। ट्राई आउट कीजिएगा, मेंबरशिप बहुत अच्छी हैं, आपको मजा आएगा। थैंक यू। फ्रंटियर मॉडल की रेस फिर से गर्मा गई है। ओपन एआई वर्सेस एंथ्रोपिक वर्सेस एक्स ग्रॉक वर्सेस जेमिनाई और फिर चाइना के जो जितने भी ओपन सोर्स हैं, बहुत भयानक इनका अलग ही वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सैम ऑल्टमैन का सॉल जो आया है, जीपीटी 5.6 सॉल, वो शायद इस वक्त दुनिया का नंबर 1 मॉडल बन गया है। क्लॉड फेबल 5 उसके बिल्कुल टक्कर में है और ग्रॉक 4.5 इन दोनों को चुनौती दे रहा है। इन तीनों में अलग अलग तरह का एक संतुलन होता है इंटेलिजेंस, कोडिंग, ऑटोनॉमी, स्पीड एंड कॉस्ट के बीच में। इन चीजों के संतुलन से फ्रंटियर मॉडल की अपनी अपनी एज हो जाती है। हालांकि ये पूरा जैगेड फ्रंटियर माना जाता है, बट कभी ये आगे तो कभी वो आगे, और ये बहुत तेजी से सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चैटबॉट आंसरिंग के तो बहुत आगे चली गई है कहानी। लॉन्ग 24/7 रनिंग एजेंट्स, कोडिंग, कंप्यूटर यूज, टूल कॉलिंग, मल्टी मॉडल, ये सब चल रहा है। ओपन एआई ने ऑलरेडी जीपीटी 5.6 के जो मॉडल आए हैं, सोल, टेरा, ल्यूना, और ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत ही तगड़ी फैमिली लॉन्च हुई है, अभी हुई है। सोल कोडिंग और कंप्यूटर में बहुत आगे है, जो फेबल 5 का फोर्टे माना जाता है, और इस वजह से फेबल 5 की जो लिमिट्स हैं वो दारी अहमदई ने कुछ हफ्ते और आगे बढ़ा दी, क्योंकि लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर फेबल 5 को अभी हटाया लिमिट से नॉर्मल पैकेज की, तो लोग सोल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की लड़ाई में ये फ्रंटियर मॉडल कहीं फाइनेंशियली डूब न जाए, क्योंकि ये उतना पैसा कमा नहीं पा रहे हैं जितना इनके एक्सपेंसेस हो गए हैं। इनको जिस तरह के प्रॉफिट चाहिए, अभी रेवेन्यूज चाहिए, और उधर चाइना के ओपन सोर्स मॉडल्स का अटैक अलग से जारी है। दिसंबर तक हमें पता चलेगा कि ये कंपनी सॉल्वेंट भी रह पाएंगी कि नहीं, बट फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी पूरी लड़ाई को देखना। 18 जुलाई को हमारा कोर्स है दोस्तों, अब ये इनरोल कर लीजिए एआई टर्बो चार्जर में। आपको अगर एआई में पहला कदम रखना है तो बस ये है आपका पहला कदम। सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। इंटरेस्टिंग रहता है, एनरिचिंग रहता है, आगे बढ़ो, एनरोल करो। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन 46 यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।